हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल 2.0। जैसा कि आप जानते हो, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग एसएससी, ट्रिपल एससी, जेई के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग समझ रहे हैं और उसके पीछे छिपे हुए कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं हम। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये पेपर मैंने सेलेक्ट किया है, 2015 का पेपर है और ये पेपर कब हुआ था, इसका एग्जाम डेट है 27 दिसंबर को 2015 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि रोटामीटर इज यूज्ड टू मेजर। रोटामीटर किस बात के लिए यूज किया जाता है मेजरमेंट में? आपको पता है कि रोटामीटर एक फ्लो मेजरमेंट डिवाइस है जो कि क्या मेजर करता है? डिस्चार्ज। जो कि क्या मेजर करेगा? डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं या फ्लो रेट मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं। डिस्चार्ज बोलिए या फ्लो रेट बोलिए, एक ही बात होती है। ठीक है, एक और खास बात होती है कि रोटामीटर जो होता है इसका जो एरिया होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल एरिया वाला ये डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? वेरिएबल एरिया वाला डिवाइस है। यहां से नीचे से जेट फेंका जाता है, ऊपर बॉल लगा होता है, ड्रैग फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है और वहां से हम लोग मेजर करते हैं फ्लो रेट को या डिस्चार्ज को। तो आप बोल सकते हो क्या? फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड के फ्लो को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। वेलोसिटी नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं, विस्कोसिटी नहीं, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब फ्लो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपका पहला क्वेश्चन था। इस पेपर में कम ही क्वेश्चन आए हुए हैं तो बारी बारी से देख लेते हैं। प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग। प्रेशर एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करना है। प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड कैन बी इंक्रीज्ड। कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, इस पे हमें बात करना है। टरबाइन के थ्रू नहीं। टरबाइन जो होता है वो प्रेशर एनर्जी की मदद से मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करता है। तो यानी यहाँ पे टरबाइन में जो प्रेशर है वो डिक्रीज करता है। पंप में ऑब्वियस सी बात है, पंप जो है वो प्रेशर को इंक्रीज करता है। पंप एक ऐसी डिवाइस है जो प्रेशर इंक्रीज करने के लिए यूज करते हो। किसके कॉस्ट पे? मैकेनिकल एनर्जी के कॉस्ट पे। मैकेनिकल एनर्जी की मदद से फ्लूइड के प्रेशर को, लिक्विड के प्रेशर को बढ़ाया जाता है। टरबाइन इसी का उल्टा है कि फ्लूइड की एनर्जी के कॉस्ट पे यानी प्रेशर वाली एनर्जी के कॉस्ट पे मैकेनिकल एनर्जी आप करते हो। विस्कोमीटर ऑब्वियस सी बात है विस्कोसिटी मेजर करने के लिए, और हाइड्रोलिक रैम्प कांस्टेंट प्रेशर पे पास्कल्स के लॉ पे वेरिएशन, पास्कल के लॉ पे परफॉर्म करता है कांस्टेंट प्रेशर पे वेट को उठाने के लिए। ठीक है ना, तो ये इस तरह से बात हो गई। तो हमारा करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए? पंप। पंप हम लोग यूज करते हैं प्रेशर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। रेशियो बिटवीन इनर्शिया फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स। देखिए एक आता है कॉची नंबर, ये रेशियो है। कॉची नंबर जो आएगा वो रेशियो है किसका किसका? इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स। मैक नंबर भी इसका रेशियो है। मैक नंबर के लिए भी बात करेंगे तो मैक नंबर भी है, मगर ये इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स रूट ओवर है। यहाँ पे ये जो इलास्टिक फोर्स है वो कंप्रेसिबिलिटी वाला फोर्स आ जाएगा। ठीक है ना, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए तो कंप्रेसिबिलिटी वाला यहाँ पे फैक्टर आ जाता है। तो हमारे लिए जो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कॉची नंबर हो जाएगा। तो इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स किसका रेशियो है? कॉची नंबर का रेशियो है। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको मैक नंबर मारकर आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रूट लगाना है और ये कंप्रेसिबिलिटी वाला फोर्स है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, वेबर नंबर में सरफेस टेंशन फोर्स आ जाएगा और रेनॉल्ड नंबर में विस्कस फोर्स आ जाएगा। होपफुली सारी बातें आपको पता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सवाल देखें। द मोस्ट फैमिलियर फॉर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन का सबसे फैमिलियर फॉर्म क्या है? मैं कुछ फॉर्म लिख दे रहा हूं, अगले पेज पे लिख दे रहा हूं। जैसे सबसे पहला फॉर्म है P बाई रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। सबसे पहला फॉर्म ये है। बट हाँ,
कुछ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर P प्लस रो जी जेड एंड रो वी स्क्वायर बाई 2 ये कांस्टेंट, ये भी आप लिख सकते हो। या फिर कई बार आप ऐसे भी देखोगे P बाई जी, रो से मल्टीप्लाई कर दिया, रो इंटू जी और रो वी स्क्वायर बाई 2g, ये भी फॉर्म है। मगर जो सबसे पॉपुलर फॉर्म अगर पूछा जाए कि सर सबसे पॉपुलर फॉर्म कौन सा है, तो ये फॉर्म सबसे पॉपुलर है। ठीक है, कि किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए आइडियल फ्लूइड है और स्टडी कंडीशंस में है, तो प्रेशर हेड और डेटम हेड और वेलोसिटी हेड मिलकर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो W का मतलब हो गया रो जी, ठीक है ना, स्पेसिफिक वेट। तो P बाई रो जी प्लस Z1 V1 स्क्वायर बाई 2g, P2 बाई रो जी प्लस Z2 V2 स्क्वायर बाई 2g, सबसे सही आंसर ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, डेल P बाई रो प्लस G डेल Z और V डेल V बराबर 0, ये आयलर्स इक्वेशंस के बारे में बात कर रहा है, तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। सबसे करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ साल्ट इज एडेड इन वाटर, यदि पानी में नमक को घोल दिया जाए, ठीक है, तो सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि सरफेस टेंशन जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के कोहेसिव फोर्स पे डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोहेसिव फोर्स के ऊपर डिपेंड करने वाला है। अब बात क्या हो रही है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोहेसिव फोर्स वीक हो जाता है, इसलिए आप कहते हो सिग्मा की वैल्यू वीक हो जाएगी। मगर जब आप इसमें साल्ट ऐड करेंगे तो कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए सरफेस टेंशन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि साल्ट से ऐड करने पर सरफेस टेंशन, नमक को ऐड किया जाए पानी में, तो सरफेस टेंशन पे क्या असर होगा, तो हमारा जवाब होगा कि सर सरफेस टेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल, When meta center and center of gravity of any floating body, ध्यान रखे यहां पे क्या आपसे बोला जा रहा है, floating body coincide, the floating body will be। अब देखो ध्यान से, अगले पेज पे मैं आपसे बात करता हूं। 3 कंडीशन है आपके पास। एक कंडीशन है कि मेटा सेंट्रिक पॉइंट ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है। दूसरा कंडीशन है मेटा सेंट्रिक पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी साथ साथ है। तीसरी कंडीशन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है और मेटा सेंट्रिक पॉइंट नीचे है। तो आपको पता है ये 3 अलग अलग कंडीशन है। तो यहां पर आप देखोगे तो आप कहोगे सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, बट हाँ गौर करें ये कंडीशन कब का होगा, फ्लोटिंग का। कब का कंडीशन है, फ्लोटिंग कंडीशन है, बॉडी फ्लोट कर रहा हो। बट अगर हमसे पूछा जाए कि फुल्ली सबमर्ज्ड है तो यही कंडीशन आपको सेंटर ऑफ बाउंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ बात करना पड़ेगा। किसके साथ बात करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ बाउंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। ठीक है, ये कंडीशन अगेन आप कहोगे सर स्टेबल है, ग्रीन कलर मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा विजिबल नहीं है, तो स्टेबल है, ये अनस्टेबल है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब सवाल पे आते हैं। सवाल बोला जा रहा है आपसे फ्लोटिंग बॉडी के बारे में। तो फ्लोटिंग बॉडी के लिए मेटा सेंट्रिक पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिक्चर में आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि कोइंसाइड कर गया तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम,
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपने समझ लिया इसको। फ्लो इन अ पाइप इज लैमिनार इफ रेनॉल्ड नंबर। पाइप की बात हो रही है, अगर फ्लैट प्लेट होता तो कहानी कुछ और होती, मगर पाइप की बात हो रही है तो पाइप के केस में रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है तो फ्लो लैमिनार कहा जाएगा, और अगर रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज्यादा है तो आप इसे टर्बुलेंट कहेंगे, और अगर 2000 से ज्यादा और 4000 से कम है तो इसे आप कहोगे कि सर ये तो ट्रांजिशन वाला फेज है। तो हमारा जो सवाल है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लैमिनार होना चाहिए रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम, तो 2000 से कम में लैमिनार होगा, ये ट्रांजिशन हो जाएगा और ये टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट जवाब ए ऑप्शन हो गया। एक और सवाल आया हुआ है इस ईयर, क्वेश्चन देखें। व्हेन वेरियस फ्लूइड पार्टिकल के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? फ्लूइड पार्टिकल जिग जैग पाथ है। कैसा पाथ है? जिग जैग, रैंडम सा, कोई इधर से उधर, कोई से इधर से उधर, कैसे भी पाथ हो जा रहा है। तो ऐसे फ्लो को आप क्या बोलने वाले हो? टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलने वाले हैं? टर्बुलेंट फ्लो। क्योंकि आपको पता है कि लैमिनार फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि यहां पे फ्लूइड पार्टिकल कैसे बढ़ेंगे? जिग जैग पाथ होगा, आपस में इंटरमिक्सिंग हो रही होगी, रैंडमली इधर से उधर जा रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होंगी। इस पेपर में फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन और ओसीएफ से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस है। बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है और मैं आप सभी लोग का वेलकम करता हूं हम लोग के प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल 2.0 में। तो आपको पता है यूपी SSC जेई की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यूपी SSC जेई में अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, कुल मिलाकर 8 पेपर हुए हैं, तो उन 8 पेपर का इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज हम लोग उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। हर एक पेपर का डिटेल क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन होगा। मैं आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन और ओपन चैनल फ्लो के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने आज का पेपर है जो कि 2016 का पेपर है, और इसका एग्जाम हुआ था 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2016 को, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन और ओसीएफ से रिलेटेड कुल 12 क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। अच्छा, यहां पर मैंने जो क्वेश्चन नंबरिंग चेंज नहीं की है, आप पेपर सेट उठाएंगे तो जो क्वेश्चन नंबर पेपर सेट में है वही नंबरिंग हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म शॉक फ्री एंट्री। ये जो शॉक फ्री एंट्री है उसका क्या मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू टरबाइन। टरबाइन के संदर्भ में, टरबाइन जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो मुक्त प्रदेश का क्या अर्थ है, अर्थात मुक्त प्रदेश का क्या अर्थ है, तो शॉक फ्री प्रवेश का क्या अर्थ है, यहाँ पे प्रवेश होगा। शॉक फ्री एंट्री का क्या मतलब हुआ, तो शॉक फ्री एंट्री यानी आधार मुक्त प्रवेश का क्या अर्थ है। चलिए आराम से समझते हैं क्वेश्चंस के ऑप्शंस को। जब आप शॉक फ्री के बारे में बात करते हैं, मैं एक अलग पेज पे बात कर लेता हूं। आपने टरबाइन पढ़ा होगा, तो अगर हम लोग ये टरबाइन के ब्लेड पे बात करें तो ये टरबाइन का ब्लेड हो गया, और अगर हम लोग केवल इनलेट पे बात कर रहे हैं, इनलेट पे, तो इनलेट का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा, इनलेट पे जो हम लोग वेलोसिटी डायग्राम प्लॉट करते हैं वो कुछ इस तरह से प्लॉट करते हैं। ये इनलेट का वेलोसिटी डायग्राम हो गया। इनलेट पे मान के चलते हैं ब्लेड इस तरह से घूम रहा है ओमेगा की वेलोसिटी से। हमें पता है कि ये V1 है, ये VR1 है,
ये VF1 है, और यहां से यहां तक ये वैल्यू U1 है, और ये वैल्यू जो हो जाएगी वो VW1 है। ये एंगल अल्फा और ये एंगल थीटा होता है, ठीक है। थीटा जो होता है वो ब्लेड एंगल होता है। ये हमारे पास वेलोसिटी डायग्राम है इनलेट पे। आउटलेट पे भी बनाना चाहो तो आप आउटलेट पे भी बना सकते हो। सर ये आउटलेट का वेलोसिटी डायग्राम है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टरबाइन में यही वेलोसिटी डायग्राम होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो डायरेक्टली, ये इस तरह से। ये होगा VR2, ये होगा V2, और ये होगा U2। ये आपके पास वेलोसिटी डायग्राम है, और यहां पे आप एंगल फाई बोलते हो। ये ब्लेड एंगल आउटलेट का है और ये ब्लेड एंगल इनलेट का है। जब हम लोग किसी ब्लेड पर टरबाइन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि एंट्री शॉक फ्री होनी चाहिए, जरा सा भी शॉक और वाइब्रेशंस नहीं होना चाहिए, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ब्लेड के बिल्कुल टेंजेंशियली गुजरना चाहिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ब्लेड के बिल्कुल, जैसे ये ब्लेड बना रखा है आपने, तो ब्लेड के बिल्कुल टेंजेंशियली होकर जाएगा, तो उस समय हमारा फ्लो जो होगा बिल्कुल शॉक फ्री होगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग कि शॉक फ्री एंट्री कराते समय जो रिलेटिव वेलोसिटी है, VR का मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, और एंट्री पर रिलेटिव वेलोसिटी एंट्री पर बिल्कुल उसके टेंजेंट होना चाहिए। किसके टेंजेंट होना चाहिए, ब्लेड के कर्वेचर के। तो चलिए आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है द फ्लो शुड इंटर द रनिंग स्मूथली। नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर एंड द टेंजेंट एट द इनलेट टिप ऑफ द ब्लेड शुड बी द सेम। बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप समझ रहे होंगे कि जो ब्लेड का कर्वेचर है उसके बिल्कुल टेंजेंट होकर गुजरना चाहिए, यानी कोइंसाइड करना चाहिए। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए वो बी ऑप्शन हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये चीजें आप बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं। ये क्वेश्चन समझने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। Velocity of jet emerging from a small orifice is given by the equation v is the root over 2gh. Which of the following is correct regarding this velocity? बिल्कुल आराम से समझिए। एक छोटा सा ओरिफिस है, उससे वाटर फ्लो हो रहा है। चूंकि ओरिफिस है, एरिया कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसलिए आप उसको जेट बोल दे रहे हो, ठीक है। करेक्ट रिगार्डिंग दिस वेलोसिटी। तो और ओरिफिस से निकलने वाले जेट का वेग रूट ओवर 2gh होता है। इस वेग के बारे में आपको बताना है। चलिए तो इसको मैं अगले पेज पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मान के चलते हैं कि ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है। लेट अस से कि आप कह रहे हो सर इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, वाटर है। क्या है यहाँ पर, पानी भरा हुआ, और आपने यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया है। ये छोटा सा होल है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से वाटर जो है वो इस तरह से बाहर आएगा, और जो इसकी हाइट होगी उसके हिसाब से देखा जाए तो यहां पे जो वाटर की वेलोसिटी होगी वो होगी CV रूट ओवर 2gh। CV क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है। CV क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी आपके पास इस तरह से आपको नजर आने वाली है। तो ये वेलोसिटी आपको नजर आएगी, मगर क्वेश्चंस पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे बोला गया है तो वेलोसिटी रूट ओवर केवल 2gh है। तो इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या अप्रोच की वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर आपने CV या CC को काउंट नहीं किया है तो आइए देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ओरिफिस से निकलने के बाद जो वेलोसिटी है जिसको आप बोलते हो रूट ओवर 2gh, वो क्या है, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ जेट। जेट की एवरेज वेलोसिटी नहीं है ये। इट इज द वेलोसिटी एट द माउथ ऑफ द ओरिफिस, ओरिफिस के माउथ की वेलोसिटी नहीं है। इट इज द वेलोसिटी एट द वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा की वेलोसिटी हो सकती थी अगर वहां पर आपने उसका कोफिशिएंट काउंट किया होता, बट
वहां पे कोफिशिएंट वगैरह नहीं है, तो इट इज द अप्रोच वेलोसिटी ऑफ द जेट। बिल्कुल सही बात है, तो अप्रोच वेलोसिटी है यहाँ पर। तो अप्रोच वेलोसिटी मतलब जेट के पहुंच वेग को आप बोल रहे हो। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो अप्रोच वेलोसिटी। तो जो क्वेश्चन नंबर 114 है उसके लिए करेक्ट आंसर क्या होने जा रहा है, डी ऑप्शन होने जा रहा है, चौथा ऑप्शन होने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। ये सवाल है अपना 116, बिल्कुल प्यारा सा सवाल है, जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉच एंड वियर का सवाल है, गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट व्हाइल मेजरिंग स्मॉल डिस्चार्ज। ध्यान से समझिए, अल्प विसर्जन नापने के लिए डिस्चार्ज जो है यानी Q की वैल्यू बहुत छोटी है, Q स्मॉल है, स्मॉल Q को मेजर करने के लिए, स्मॉल Q को मेजर करने के लिए आपको कौन सा नॉच या वियर यूज करना है। तो सबसे सही ऑप्शन जो हो जाएगा, सबसे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा नॉच हम लोग यूज करते हैं, वी नॉच। कौन सा नॉच यूज करेंगे, वी नॉच। तो वी नॉच को हम लोग ट्रायंगुलर नॉच भी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर गलत हो गया, ट्रेपोजाइडल भी गलत हो गया, ट्रायंगुलर। तो सबसे इफिशिएंट, सबसे एक्यूरेट कौन सा होता है, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होता है, वी नॉच होता है। तो करेक्ट जवाब हमारा क्या हो जाएगा, वी नॉच हो जाएगा, ठीक है। होपफुली सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनिट ऑफ वाटर डिस्चार्ज। अब देखो ध्यान से बच्चों, इस बार वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी आई है और क्वेश्चंस जो होता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे तो वो मीडियम भी होंगे, मगर हाँ बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में आपका समय बर्बाद करने के लिए, बट क्वेश्चंस बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। अगर आपने मन लगा के पढ़ाई किया है, MCQ किया है, PYQ किया है, तो क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाएंगे। जैसे यूनिट ऑफ वाटर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का यूनिट क्या होगा, भारत का बच्चा जानता है कि जो डिस्चार्ज का यूनिट होता है फॉर्मूला ये हो जाएगा, और यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड, या कई बार आप इसको लीटर पर सेकंड भी बोलते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। और फॉर्मूला भी आपको पता है, डिस्चार्ज बराबर एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। What shall be the pressure intensity inside the soap bubble? soap bubble है, ठीक है ना, of radius 4 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से बात याद रखनी है, जो हमारे पास क्वेश्चंस होता है, जो हमारे पास सोप बबल के लिए फॉर्मूला जो होता है, सोप बबल का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा P के लिए अगर अपन बात करें तो ये होता है 8 सिग्मा बाई टी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4 सेंटीमीटर व्यास के, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में रेडियस है ना, तो 8 सिग्मा बाई डी हमारे पास ऑप्शन होने जा रहा है, सॉरी फॉर्मूला होने जा रहा है। और क्वेश्चन में क्या है, 4 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा हुआ है, तो रेडियस हम लोग मान के चलेंगे कि जो आर की वैल्यू है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो जरा, अगर ये 8 सेंटीमीटर है, सॉरी 4 सेंटीमीटर रेडियस है, तो अगर डाया पे बात करेंगे तो डाया हो जाएगा इसका 8 सेंटीमीटर। डाया कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाइए, 8 सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 0.0736, और डायमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, नहीं बदलोगे तो खेल बदल जाएगा। तो ये आपने इसको इस तरह से कर लिया, और आपको दिख रहा है कि 8 और 8 गायब हो गया, ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया 7.36, और डेल्टा P है, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 7.36 आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। और यही अगर आप सावधानी नहीं रखोगे, इसको रेडियस को डायामीटर मान के कर दोगे, तो यहां पर आप लिख दोगे 4, और अगर 4 लिख दिया तो ये वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो इस वजह से आपको ध्यान में रखना है
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है, उसको डायमीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ अ 90 डिग्री ट्रायंगुलर नॉच इज 0.6। यानी ये किसकी वैल्यू दी गई है बच्चों, ये CD की वैल्यू दी गई है। ये किसकी वैल्यू दी गई है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। इफ डिस्चार्ज थ्रू द नॉच इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये Q के लिए जनरल फॉर्मूला ये दिया हुआ है। व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू क्या होगी अगर G की वैल्यू 9.8 है और √10 की वैल्यू 3.2 है। हिंदी वाला सेगमेंट पढ़ लो आप जरा। एक 90 डिग्री की त्रिकोणीय नाच का विसर्जन गुणांक 0.6 है। यदि V नॉच में विसर्जन का सूत्र ये है तो K का मान कितना होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको मैं अगले पेज पे कर रहा हूं। आपको V नॉच जब आप बनाते हैं तो आपको एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल जो है थीटा होता है और ये थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है 90। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, 8/15 CD √2G tan θ/2 और H के पावर 5/2। ये आपके पास फॉर्मूला होता है इसका V नॉच का या ट्रायंगुलर नॉच का। ठीक है, अब देखो जरा 8/15 हो गया, CD की वैल्यू आप बोल रहे हो सवाल में दिया हुआ है 0.6। CD की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.6। अच्छा, और √2G को √2 और √G को √10 रख लिया। G की वैल्यू दी गई है क्या, 9.8। G की वैल्यू 9.8 है और √10 का मान दिया हुआ है, तो चलो √10 ही रख लेते हैं। ठीक है ना, कोई हालांकि दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, tan θ/2, तो θ/2 45 हो जाएगा और tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। और H के पावर 5/2, H के पावर क्या हो जाएगा, 5/2। अब देखो, तो अब 8/15 ये 0.6 और इसको पता है आपका 1.41 होता है और ये 3.2 जैसा है। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है और H पावर 5/2 है। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा, 3 से कैंसिल करो। ठीक है, ये 0.2 हुआ और ये क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, यहां पे कैंसिल करो आप 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.64 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करो तो 8 × 1.4, 0.2 और 0.64 क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 8 और ये 1.2। ठीक है, और ये H पावर 5/2 ऐसा कुछ हो गया। तो 8/15 0.6 ये इस तरह से मल्टीप्लाई करके, अच्छा ये 0.1 दशमलव यहाँ पे भी है, तो आप इसको बोल सकते हो ये आ जाएगा 0.128, 0.128। अब इसको सॉल्व करिए, कितनी वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आराम से देखिए, ये 8 है और ये 0.128 है, तो ये लगभग 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 का 1/8 0.125 होता है। ठीक है ना, तो ये 1.4 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी ना, 1.4 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी और H पावर 5/2। तो डिस्चार्ज क्या दिया हुआ है, समथिंग K और H पावर 5/2। तो K के लिए बात करोगे तो वैल्यू क्या हो गई, लगभग 1.4, और N के लिए बात करोगे, यहाँ पे N लिखा हुआ है, और N के लिए बात करोगे आप तो N की वैल्यू हो जाएगी 2.5। तो क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन बोला है कि K की वैल्यू बताइए। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू निकालना है, तो K के लिए आपको 1.4 पे क्लिक कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं
अगले सवाल की तरफ। अब ये सवाल देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है, बिल्कुल आराम से करेंगे, जरा भी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास कोई नॉच दिया हुआ है, कोई चैनल का सेक्शन दिया हुआ है। A channel section has been shown in figure given below. What shall be the area of section if it has to be most economical? Most economical होने के लिए आपको यहाँ पे कंडीशंस बताना है कि एरिया क्या होगा। ठीक है, चलिए अब देखो आप, ये y है और ये b है। ठीक है, मैं इसको अगले पेज पे कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये है इस तरह से। ठीक है, ये यहां से यहां तक y है। ठीक है, और ये b है। और ये एंगल 45 है। कितना है? 45। अच्छा, ये y भी हुआ, ये 45 है, ये y है तो ये भी y हुआ। अच्छा, ये 45 है और ये y हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अच्छा, इसका एरिया कितना हो गया? इसका एरिया होगा एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल कितना है? रेक्टेंगल है b इंटू वाई, और ट्रायंगल कितना होगा? हाफ। बेस इसका कितना है? y, और ऊंचाई कितनी है? y। तो हाफ बेस इसका y है और ऊंचाई भी इसका y है। तो जो एरिया हो गया वो हो गया by और y स्क्वायर बाई 2। ठीक है, या अगर मैं कहूं कि b के लिए सॉल्व करो, आप किसके लिए सॉल्व करो? b के लिए। तो by जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। या मैं कहूं b के लिए सॉल्व करो आप, तो ये हो जाएगा एरिया बाई y और y बाई 2। ये b की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर कितना हो जाएगा? देखो, ये y ठीक है, और ये b ठीक है, और ये y है, ये y है, तो ये वाली दूरी किसके बराबर हो जाएगी? y रूट 2 के बराबर हो जाएगी। तो ये हो गया पेरीमीटर। ठीक है, y ये यहां से ये दूरी y, ये b, और ये कितना हो गया? y रूट। यही तो होता है इसका पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर। तो ये p बराबर हो गया y, और b के बदले में आप क्या लिख सकते हो? b के बदले में लिख सकते हो a बाई y माइनस y बाई 2 और प्लस y रूट 2। अब हमें क्या करना है? मोस्ट इकोनॉमिकल। सवाल पढ़िए ध्यान से। सवाल पढ़ना है कि आपसे बोला गया है हैज बीन शोन इन द फिगर व्हाट शुड बी द एरिया मोस्ट इकोनॉमिकल। मोस्ट इकोनॉमिकल कब होगा? जब पेरीमीटर को आप y के रिस्पेक्ट में क्या कर लो? अवकलन कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। तो फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन dp अपॉन dy क्या होना चाहिए? 0। यह किसकी कंडीशन है? मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन है। तो चलिए p को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो यहां पे वैल्यू हो गई 1, ये हो गया एरिया अपॉन वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1 बाई 2, और ये हो गया रूट 2। ये बराबर हो गया क्या? 0। ये बराबर किसके हो गया? 0। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। ये 1 और ये माइनस 1 बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाई 2। अगले पेज पे करते हैं। 1 माइनस आप देख पा रहे होंगे 1 माइनस a अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 और रूट 2 बराबर 0। तो ये a बाई वाई स्क्वायर को उधर भेज दीजिए आप। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 और ये रूट 2। तो ये किसके बराबर हो गया? आपको पता है ये 0.5 होता है और ये 1.5
0.41 होता है, ठीक है। तो एरिया बराबर किसके हो गया 1.91 वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया का रिजल्ट आ गया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने जा रहा है 1.91, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन कब होगा, जब एरिया 1.91 वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए क्या किया आपने, आपने सबसे पहले एरिया निकाला, वेटेड पेरीमीटर निकाला और वहां से बी यानी विड्थ को रिप्लेस कर दिया, तो पेरीमीटर में केवल वाई वाई रह गया। अब मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए पेरीमीटर को क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना है। तो आपने उसको डिफरेंशिएट यानी अवकलन कर लिया। अवकलन करने के बाद आपको एरिया का रिलेशन निकल गया। तो ये एरिया आपके पास 1.91 इस तरह से वाई स्क्वायर के टर्म में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 121, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पाइपलाइन शोन इन फिगर। चित्र में दिखाई गई पाइपलाइन के लिए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ये पाइपलाइन है, मैं इसको मैं ये वाला इमेज लेके बात कर ले रहा हूं। चलो देखो ये पाइपलाइन है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे बना ले रहा हूं। ये पाइपलाइन है, ठीक है। अच्छा अब आप ध्यान दो क्वेश्चन को, जरा क्वेश्चन को अगर ध्यान दो तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन के बारे में बात पूछा जा रहा है, ठीक है। या चलो मैं सबके लिए बात कर ले रहा हूं। देखो आप अगर आप यहां पे HGL के बारे में बात करेंगे, HGL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन किसका लोकस होता है, पीजोमेट्रिक हेड का होता है। किसका होता है, पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड में क्या क्या होता है, ये होता है प्रेशर हेड और डेटम हेड। तो चूंकि 1 और 2 पे डेटम हेड तो एक ही है, तो डेटम हेड की बात मत करो आप, ठीक है। चलो प्रेशर हेड और डेटम हेड, डेटम हेड एक ही है तो डेटम हेड को काउंट नहीं कर रहे हैं, केवल प्रेशर हेड को काउंट कर रहे हैं। अब देखो यहां से यहां जाने पे एनर्जी का लॉस होगा तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। बट यहां पे आ जाने के बाद एरिया बढ़ गया। आपको पता है कि जब भी कभी एरिया बढ़ जाएगा तो कंटिन्यूटी के हिसाब से वेलोसिटी घट जाएगी और बर्नौली के हिसाब से प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि आप बर्नौली देखो, P बाई रो जी प्लस Z बराबर प्लस V स्क्वायर बाई 2G बराबर कांस्टेंट है। Z अगर एक जैसा है तो Z को काउंट मत करो आप, ये मिलकर कांस्टेंट है। तो जब भी कभी वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या जब भी कभी वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घट जाएगा। अब यहां पे आ जाने पे एरिया बढ़ गया तो वेलोसिटी घट जाएगी और वेलोसिटी घट जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहां से प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद ये फिर से घटने लगेगा। ये किसका रिप्रेजेंटेशन किया है आपने, ये रिप्रेजेंटेशन किया है आपने HGL का। HGL लाइन है ये, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन जो EGL होगा वो क्या होगा, वो तो हमेशा डिक्रीज करेगा क्योंकि लॉसेस तो हो ही रहा है। तो एनर्जी ग्रेडियंट लाइन देखो ये ऐसे जाएगा और यहां पे और डिक्रीज होके ऐसे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई सडन इनलार्जमेंट का भी तो लॉस होगा। ये देखो ये मेजर लॉस हो रहा था, अचानक से सडन इनलार्जमेंट वाला लॉस होने लगा। तो ये जो लाइन है वो किसके लिए है, ये है EGL का, ठीक है। अब चलो ऑप्शन देख लेते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन बोथ विल फॉल एट सेक्शन 1। नहीं, गलत हो गया ना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन तो बढ़ जाएगा, तो ये गलत हो गया। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन टोटल एनर्जी बोथ विल राइज, ये भी गलत हो गया। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फॉल नहीं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फॉल नहीं होगा, ऊपर उठेगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन राइज व्हाइल टोटल एनर्जी लाइन फॉल। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ये चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए वाला पॉइंट पे फिर से समझा देता हूं मैं,
ए वाले पॉइंट पे सडन इनलार्जमेंट की वजह से जो माइनर लॉस होगा वो टोटल वाली एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, और टोटल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो ईजीएल जो है वो क्या होगा, गिर जाएगा। मगर एरिया बढ़ गया तो कंटिन्यूटी से वेलोसिटी घट जाएगी, और वेलोसिटी घट जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो HGL लाइन उठ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट कोन ऑफ वेंचुरी मीटर। ये देखो आपको पता होना चाहिए सर, डेटाबेस क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपको पता है कि ये हमारा क्या है, वेंचुरी मीटर है। ठीक है, और ये कन्वर्जिंग लेंथ है, ये डाइवर्जिंग लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, और ये क्या है, ये थ्रोट है। यहां का पाइप जो है वो थ्रोट का डाया स्मॉल डी होता है, और पाइप का डाया जो होता है वो कैपिटल टी होता है। पाइप का डाया किसके बराबर होगा, कैपिटल टी, और थ्रोट का डाया किसके बराबर होगा, स्मॉल डी। ये लिखा गया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा गया है तो भी बच्चों को मेंशन रहता ही है। ठीक है ना, तो बोला गया है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग। ये एलसी की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये अप्रोक्सीमेट 2.5 डी माइनस डी के बराबर होती है। अप्रोक्सीमेट किसके बराबर, 2.5 डी माइनस डी के बराबर होगी। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो आप, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अब यही कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चा कर ले जाएगा वो नंबर पा जाएगा अच्छा, और वो रैंक अच्छा ला देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। At what depth from the surface of water the center of pressure is located। कहां पे सेंटर ऑफ प्रेशर लोकेटेड होगा, मैं इसको आगे बना रहा हूं, देखो ध्यान से। ये गेट है, ये गेट है, और गेट के ऊपर फ्री सरफेस कितना है, 1.5 है। गेट की चौड़ाई 1.5 है और गेट की गहराई 3.0 है। मैं आपकी सहूलियत के लिए इसका डायग्राम बना दूं ना, अगर मैं इसका डायग्राम बेटा ऐसे बना दूं ना तो आप कहोगे अरे सर ये तो सवाल मुझे आ रहा था, बट डायग्राम कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आधे बच्चे वही डायग्राम देखकर डर जाएंगे। बट अगर मैं कहूं कि सर डायग्राम देखो ये है यार, ये डायग्राम है, ये गहराई 1.5 है फ्री सरफेस की, और इसका डायमेंशंस कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर ऊंचाई है। तो 1.5 मीटर चौड़ाई है और ये 3 मीटर गहराई है। अब देखो, अब मुझे लग रहा है 50% बच्चों के लिए ये सवाल सरल हो गया होगा, और अगर यही सवाल आप इधर से देखोगे, फ्रंट व्यू देखोगे तो सवाल नहीं समझ में आएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट अगर आप इसको साइड व्यू देखो, इस तरह से देखो, तो आपको ये सवाल का डायग्राम इस तरह से दिखेगा। और मुझे लग रहा है अब इसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इसका एच बार आप आसानी से निकाल ले जाओगे। एच बार कितना हो गया, 3 मीटर पूरी डेप्थ है इसकी, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे हो जाएगा, 3 मीटर के हाफ पर हो जाएगा। तो 1.5 बेटा पहले से ही है, और 3 का हाफ यानी ये भी 1.5, यानी ये एच बार कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। तो एच बार की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, वो 3 मीटर के बराबर आ गई। ठीक है, अच्छा एरिया पता है, सब कुछ पता है। सेंटर ऑफ प्रेशर HCP, कुछ बुक में सेंटर ऑफ प्रेशर को H स्टार भी लिखा जाता है, ठीक है, मगर कुछ बच्चे HCP भी लिखते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या फॉर्मूला हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन AH बार प्लस H बार। आई की वैल्यू पहले से ही निकाल लो आप, आई की वैल्यू
देखो क्या होगा, आई जो होगा वो हो गया बी डी क्यूब, बी डी क्यूब अपॉन 12, ये आई की वैल्यू हो गई। एरिया किसके बराबर हो गया, बी इंटू डी, और एच बार किसके बराबर हो गया, ये 3, और प्लस एच बार ये 3 है। वर्टिकल वाला केस है, साइन थीटा का कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये 1.5, दूसरा कलर में ले रहा हूं, ये 1.5 चला गया, 3 का स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर भी चला गया, तो 3/12 बच गया। 3/12 का मतलब कितना हो गया, 1/4, और ये 3, तो यानी 0.25 और ये 3, यानी बेटा कितना आ गया, 3.25 मीटर HCP इसका आ जाएगा। तो 3.25 मीटर कौन सा सही जवाब हो गया, ये इसका बी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा सवाल था। मुझे लग रहा है 70% बच्चे सवाल देखकर डर जाएंगे, डायग्राम देखकर, क्योंकि डिप्लोमा लेवल का पेपर होता है और जो बच्चे समझदारी नहीं दिखाएंगे वो सवाल से चूक कर जाएंगे, और इसी का डायग्राम उल्टा कर दोगे तो सवाल हो जाएगा। अब देखो वही सवाल है, क्वेश्चन में मेंशन था, वही सवाल है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना फोर्स लगेगा। पिछले सवाल में क्या पूछा था, फोर्स कहां पे लगेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब फोर्स कहां पर लगेगा। अब क्या पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगेगा। बहुत ही आसान सी बात है, FP किसके बराबर होगा, रो जी एच बार इंटू एरिया, रो जी एच बार इंटू एरिया। रो वाटर है, 10⁻³ ले लो, जी की वैल्यू अपनी सहूलियत के लिए 10 ले लो आप, एच बार अभी अभी निकाला था 3 था, और एरिया कितना है 1.5 इंटू 3। अब देख लो कितना आ गया, तो ये 4.5 हो गया, और 4.5 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 45 हो गया, 45 और 3 135 हो गया, और 10⁻³ है ही, तो ये हो गया 135 किलो न्यूटन। फिर से देख लेते हैं, रो जी, व्हाट इज द फोर्स, सेंटर ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो रो की वैल्यू हो गई 10⁻³, जी की वैल्यू 10, एच बार 3 लिया है, एरिया कितना है, अच्छा ये एरिया कितना ले लिया है 1.5 और 3, तो कितना हो गया 4.5, ठीक है, ये हो गया। तो अब देख लो, तो ये 45 हो गया, 45 और 3 135 किलो न्यूटन, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से FP की जो वैल्यू है वो 135 किलो न्यूटन होगा, और यहाँ पे हम लोग इसको 135 कर ले रहा है, 135 किलो न्यूटन हो जाएगा, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। रो जी एच बार आपने पहले निकाल रखा है 3, एरिया 1.5 इंटू 3, चौड़ाई और लंबाई, तो कितना हो गया 4.5, h से मल्टीप्लाई किया तो 13.5, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 135, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मल्टी स्टेज पंप। मल्टी स्टेज पंप क्या होता है बेटा, ध्यान दो जरा, ये आपके पास मल्टी स्टेज पंप है, एक पंप लगाया, दूसरा पंप लगाया, तीसरा पंप लगाया, इसे कहते हैं मल्टी स्टेज पंप। यहां से वाटर आया और ये आपको बाहर इस तरह से वाटर डिलीवर हो रहा है। जरा सोच कर बताओ, क्या वाटर के डिस्चार्ज में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है क्या? नहीं सर, वाटर का डिस्चार्ज जो था वही है। मल्टी स्टेज हम लोग यूज करते हैं हेड को बढ़ाने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए, तो मल्टी स्टेज से डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा, हेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। नीचे से चलते हैं, दे आर यूज फॉर डिलीवरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, गलत हो गया।
दे आर यूज फॉर डिलीवरी, जहां जहां लार्ज क्वांटिटी है हटा दो, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अगेंस्ट मीडियम हेड, मीडियम हेड नहीं हाई हेड, तो दे आर यूजिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अगेंस्ट वेरी हाई हेड। ये हो गया आपके पास। मेरे ख्याल से ये इतने ही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। बाकी आप हमें कमेंट भी कर लेना वीडियो के आखिरी में, जो भी डाउट वगैरह होगा उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और अगर कोई आप टॉपिक भी कहोगे सर फ्लूइड मैकेनिक्स का ये वाला टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा, वैसे हमारा फोकस यही है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, क्वेश्चंस पूरा तैयार हो जाए, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट की तैयारी भी हो जाए। बट अगर फिर भी कोई लग रहा है कि सर हमारे टॉपिक ये कमजोर हैं, तो आपको कमेंट करना, हमारी टीम डिसाइड करेगी, उस पर वीडियो कहोगे तो आप लोग बना देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल 2.0। जैसा कि दोस्तों हम लोग आप जानते हो, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिटेल एनालिसिस के साथ कर रहे हैं। मैं आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स के पेपर डिस्कस कर रहा हूं। ये पेपर जो है वो 2022 का पेपर है, आवास विकास परिषद सिविल टेक्निकल भर्ती एग्जाम था ये, जो कि एग्जाम हुआ था 11/9/22 को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपसे फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन और ओसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए, तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपल्स टरबाइन। देखो आप पहले समझते हैं कि इंपल्स टरबाइन किसे कहते हैं। आपको पता है कि टरबाइन बेसिकली दो तरह के होते हैं। अगले पेज पे मैं बात करता हूं आपसे कि टरबाइन बेसिकली कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है इंपल्स टरबाइन और एक होता है रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स टरबाइन वो टरबाइन होता है जहां पर फ्लो के दौरान प्रेशर कांस्टेंट होगा, जो कन्वर्ट हो रही होगी एनर्जी वो वेलोसिटी वाली एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी, यानी वेलोसिटी के कॉस्ट पे, काइनेटिक एनर्जी के कॉस्ट पे आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही होती है। टरबाइन किसे कहेंगे? टरबाइन किसे कहेंगे? एक ऐसी डिवाइस जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे आप क्या कहते हो? हाइड्रोलिक टरबाइन कहोगे। तो इंपल्स टरबाइन में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी की वजह से आपको एनर्जी मिलने वाली है मैकेनिकल वाली, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा। रिएक्शन टरबाइन एक केसिंग के साथ बनाया जाता है जिसमें प्रेशर डिक्रीज करता है, वेलोसिटी भी डिक्रीज करता है, तो प्रेशर और वेलोसिटी दोनों डिक्रीज कर रहे होंगे और आपके पास इस तरह से बातें हो रही होंगी। तो क्या कहा आपने कि इंपल्स टरबाइन में प्रेशर कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी और आपको आउटपुट पे मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। इंपल्स टरबाइन का सबसे अच्छा एग्जांपल है पेल्टन टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन का सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लान टरबाइन। ये सब किसके एग्जांपल है? रिएक्शन टरबाइन के। तो अब आइए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पूछ रहा है इंपल्स टरबाइन का एग्जांपल बताइए। तो इंपल्स टरबाइन का एग्जांपल क्या हो गया? पेल्टन। फ्रांसिस और कैप्लान किसके एग्जांपल हैं? रिएक्शन टरबाइन के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? रिएक्शन टरबाइन के एग्जांपल है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। A Francis turbine under a head of 25 मीटर, कितना हेड है? 25 मीटर, 2000 किलोवाट पावर प्रोड्यूस कर रहा है और 250 आरपीएम पे रन कर रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्पीड? स्पेसिफिक स्पीड के बारे में बताना है। तो स्पेसिफिक स्पीड क्या होगा? n√p h पावर 5/4। n की वैल्यू कितनी है? 250 और पावर कितना प्रोड्यूस हुआ है? 2000 और h कितना है? 25।
तो 2000 और ये 25 के पावर 5/4। देख लो फिर से आप, n 250 पावर 2000 और हेड 25 मीटर, ठीक है ना। चलो n 250 पावर 2000 और ये 25 मीटर, बस इसी को आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। अब देखो डबल जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2500 और रह जाएगा 20। 20 का मतलब कितना हो गया, 20 का मतलब हो गया 2 इंटू √5। 20 का मतलब 4 × 5 हुआ, 4 को बाहर कर लो। और ये 25 के पावर 5 है ना, तो 25 का मतलब ये हो गया 5 का स्क्वायर के पावर 5/4। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5/2। इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 को गायब कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये अप्रोक्सीमेट करने की बात हो रही है। 2500 इंटू 2 इंटू 5 और ये रूट में 5 बार लिख लो। कितनी बार लिख लो, 5 बार। 1 2 3 4 5। अब ये 4 बार को देखोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2500 2 √5 और 4 बार 5 है, 4 बार 5 है तो क्या हो जाएगा, 2 बार 5 बाहर आ गया और एक 5 अंदर रह गया, तो ये 5 चला गया √, और ये 25 है तो 25 भी चला जाएगा, तो क्या बच गया, 200। तो आप इस तरह से जुगाड़ लगा के मैथमेटिक्स बिना कैलकुलेटर की मदद से इस तरह से कोशिश करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 200। अच्छा अगर यही पूछ लेता, अच्छा दिया ही है फ्रांसिस टरबाइन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर इस तरह के क्वेश्चन देके पूछे कि कौन सा टरबाइन कौन सा हुआ, तो आप बता सकते हो कि सर ये फ्रांसिस टरबाइन है, क्योंकि रेंज आपको पता है। रेंज क्या, जब 50 से 250 के बीच में होता है या 300 के बीच में होता है तो आप उसे फ्रांसिस टरबाइन बोल देते हो। जब 300 से ऊपर होगा तो कैप्लान या प्रोपेलर टरबाइन आप बोलते हो, ठीक है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। द डिस्चार्ज थ्रो वी नॉच, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लूं, ये आपके पास लिखा हुआ है h पावर 1/2, ये लिखा हुआ है h पावर 3/2, ये लिखा हुआ है h पावर 5/2 और ये लिखा हुआ है h पावर 5/4, ठीक है। वी नॉच के डिस्चार्ज का फॉर्मूला या ट्रायंगुलर नॉच के डिस्चार्ज का फॉर्मूला ये है थीटा। तो क्या हो जाएगा, CD 8/15 √CD, मतलब CD 8/15 √2G tan θ/2 और h पावर 5/2। तो डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h पावर 5/2। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, h पावर 5/2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। Which of the following is used to measure the discharge? डिस्चार्ज नापने के लिए कौन सी डिवाइस है, तो आपको पता है कि वेंचुरी मीटर से अच्छा कोई डिस्चार्ज नहीं नापता। तो वेंचुरी मीटर इज द डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस जो कि बहुत एक्यूरेसी से काम करता है, ठीक है। फॉर्मूला डिस्चार्ज का भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो CD A1A2 √2G H हेड अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये आपके पास इस तरह से हो गया। अगला सवाल करते हैं बिल्कुल आराम से। A floating body is said to be in stable equilibrium। फ्लोटिंग बॉडी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, फ्लोटिंग बॉडी के बारे में, किसके बारे में, फ्लोटिंग बॉडी के बारे में बात करेंगे, तो आप कहते हो कि अगर मेटासेंट्रिक पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है
तो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अगर मेटासेंट्रिक पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है तो बॉडी अनस्टेबल है। और अगर मेटासेंट्रिक पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे है तो वो न्यूट्रल है। अब देखो सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है फ्लोटिंग बॉडी सेट टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल के लिए मेटासेंट्रिक पॉइंट ऊपर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे। व्हेन द मेटासेंट्रिक इज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन, मेटासेंट्रिक एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेटासेंट्रिक इज एबव द, जब मेटासेंट्रिक ऊंचाई गुरुत्व केंद्र से ऊपर होगी तो आपको क्या नजर आएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन इज वन विच हैव, कौन सा सबसे अच्छा हाइड्रोलिक चैनल होता है जिसका वेटेड पेरीमीटर, मिनिमम होता है। वेटेड पेरीमीटर मिनिमम होता है, वही क्या होता है? वो बेस्ट चैनल होता है। ठीक है ना, तो बेस्ट चैनल के लिए वेटेड पेरीमीटर कम से कम होना चाहिए। तो सही जवाब क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया कि वेटेड पेरीमीटर हमारे पास मिनिमम, कम से कम होना चाहिए। चलिए अगला सवाल, फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ। फ्रॉड नंबर के बारे में आप जानते हैं कि फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होगा? इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, GLC आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, विस्कस फोर्स, अगर इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स है, क्या है? इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो है, तो ये है रेनॉल्ड नंबर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? फ्रॉड नंबर। सरफेस टेंशन फोर्स है तो ये हो जाएगा वेबर नंबर। और कंप्रेसिबिलिटी फोर्स है तो ये हो जाएगा मैक नंबर। तो मेरे ख्याल से ये सारी की सारी चीजें आप समझ गए होंगे। इस पेपर में कम ही क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से आप देख पा रहे होंगे कि मैकेनिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस था, कुछ क्वेश्चंस ओपन चैनल फ्लो से भी था और कुछ क्वेश्चन हाइड्रोलिक मशीनरी से भी था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, इस पेपर से रिलेटेड। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल 2.0। मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग SSC JEE, यूपी SSC JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं आपके साथ डील कर रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन और ओपन चैनल फ्लो के क्वेश्चंस। आज हमारे सामने पेपर है जो कि यूपी SSC JEE का 2016 में नोटिफिकेशन आया हुआ था, उस समय फॉर्म भरा गया था, उस समय का पेपर है। मगर ये पेपर कंडक्ट कराया था 19 दिसंबर 2021 को। ठीक है, तो पेपर 19 दिसंबर 2021 को कंडक्ट कराया गया था, जबकि पेपर का नोटिफिकेशन 2016 में आया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ये हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आफ्टर एनालाइजिंग द फ्लो मीटर you find that it has sufficient straight pipe length before and after the meter. What is the main reason behind the length of this pipe? हिंदी वाला सेगमेंट देख लेते हैं। प्रवाह मीटर का विश्लेषण करने के बाद आप ये पाते हैं कि मीटर के पहले और बाद में उसकी पर्याप्त स्ट्रेट पाइप लंबाई है। इस पाइप की लंबाई के पीछे मुख्य कारण क्या होता है? देखो, जब भी आप मेजरमेंट करते हैं, जब भी आप एनालिसिस करते हैं, तो हमेशा यही कोशिश होती है कि जो लंबाई है वो स्ट्रेट रहे, उसमें बेंडिंग वगैरह ना आए। कोई
कोई वॉल्व वगैरह ना हो, इस तरह से कोई बेंड वगैरह ना हो, ठीक है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि कुछ भी वहां पर बेंडिंग ना हो, बीच में कोई वॉल्व वगैरह ना हो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि जो फ्लो प्रोफाइल है वो स्टेबल तरीके से बना रहे, ठीक है। तो जो फ्लो प्रोफाइल है वो स्टेबल बना रहे, इस पर्पस से हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेट पाइप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? टू स्टेबलाइज द फ्लो प्रोफाइल इनसाइड द फ्लो मीटर। फ्लो प्रोफाइल को स्टेबलाइज करने के लिए पाइप के अंदर हम लोग उसको स्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है फाइंड द टोटल प्रेशर ऑन द सबमर्ज्ड ब्लॉक मेकिंग एन एंगल थीटा with the liquid surface where A is the area submerged and X is the gauge pressure on an element area and H star are the distance of the centroid of the area from the free surface of the liquid। अब ध्यान से समझिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टोटल प्रेशर क्या होगा। तरल प्रवाह के साथ थीटा कोण बनाते हुए जलमग्न मतलब पूरी तरह से डूबा हुआ है ब्लॉक पर कुल दबाव ज्ञात करो। अब देखो, इसको मैं आपको डेरिवेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है जो कि कितने एंगल पे है? थीटा के एंगल पे है। फ्री सरफेस के साथ, फ्री सरफेस ये मान लेते हैं फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस के साथ ये थीटा एंगल पे है, ठीक है, थीटा एंगल पे है। अब देखो आप जरा, अगर इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर, ये थीटा एंगल बना रखा है मान लीजिए, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये जो हाइट है वो हो जाएगी h बार, और ये सेंटर ऑफ प्रेशर है। आपको पता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो सेंटर ऑफ प्रेशर से हमेशा ऊपर होगा, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर है जिसको हम लोग HCP या H स्टार भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहां पर जो टोटल प्रेशर फोर्स यहां पर एक्ट कर रहा होगा, जो टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो कर रहा होगा रो जी H बार इंटू एरिया। क्या एक्ट कर रहा होगा? रो जी H बार इंटू एरिया। और जो HCP होगा, जिसको आप H स्टार भी कहते हैं, जिसको आप H स्टार भी कहते हैं, वो क्या होगा? IXX साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार प्लस H बार। H बार क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फ्री सरफेस से ऊंचाई, ये फ्री सरफेस है। तो ये आपके पास HCP का फॉर्मूला हो गया। अब यही ब्लॉक अगर वर्टिकल हो जाएगा, FP का फॉर्मूला तो यही है हर केस के लिए, बट अगर यही ब्लॉक वर्टिकल हो जाएगा, यहां से मैं 3 केस आपके साथ रख रहा हूं। पहला, वर्टिकल कंडीशन हो जाएगा। वर्टिकल कंडीशन हो जाने पर थीटा कितना लिखेंगे आप? 90 लिखेंगे। तो HCP क्या हो जाएगा? HCP हो जाएगा IXX AH बार और H बार। बट जब आप हॉरिजॉन्टल कंडीशन रखेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। और थीटा अगर 0 हो जाएगा तो HCP किसके बराबर हो जाएगा? H बार के बराबर हो जाएगा। और इंक्लाइंड वाले केस में ये हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है FP यानी टोटल प्रेशर फोर्स, जिसके लिए फॉर्मूला होगा रो जी H बार इंटू एरिया, और यहां पर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। रो जी H बार इंटू एरिया का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को आयोग ने कैंसिल कर दिया था, निरस्त कर दिया था। आयोग ने बाद में इस क्वेश्चन को क्या किया था? कैंसिल कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है when you want to direction of flow of water to be one directional and not in opposite direction, which of the following valve? देखो, जब आप फ्लो को एक ही डायरेक्शन में चाहते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि ऐसा कब होता है, ठीक है? देखो आप, जैसे मान के चलो आप कि ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये आपके पास क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है? ये आपके पास मैंने एक सेंट्रीफ्यूगल पंप बना दिया, ठीक है? और ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है और यहां से आपको एक नजर आ रहा होगा सक्शन पाइप। अब ये सक्शन पाइप के साथ ये आपका छोटा सा रिजर्वायर है जिसको आप संप भी कहते हैं। अब यहां पर हम लोग एक वॉल्व लगा के रखते हैं। ये वॉल्व जो होता है वो वन डायरेक्शनल वॉल्व होता है। ये वॉल्व कैसा होता है? वन डायरेक्शनल वॉल्व होता है। वन डायरेक्शनल क्यों रखते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्लो संप से सक्शन पाइप में जाए। ये क्या है सर? ये है सक्शन पाइप। हमारी कोशिश ये रहती है कि फ्लो जो है संप से सक्शन पाइप में जाए। कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि सक्शन पाइप से फ्लो संप में आ जाए। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि फ्लो दोनों तरफ हो, फ्लो एक ही तरफ परमिट करते हैं। तो ऐसे वॉल्व को आप बोलते हो 1D वॉल्व। क्या बोलेंगे? 1D वॉल्व, वन डायमेंशनल वॉल्व। अब इसके रिक्वायरमेंट क्या है? इसका रिक्वायरमेंट ये है कि पंप चलते चलते ऑपरेट करते करते बंद कर दिया आपने, या किसी कारणवश आपको मेंटेनेंस करना हुआ, तो ये जो पानी सक्शन हुआ है वो रुका रहे, नहीं तो पानी गिर जाएगा। तो उसी वाटर को सक्शन करने के लिए फिर से आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वाटर हमारे पाइप में मेंटेन रहे, क्योंकि आपको पता है सक्शन पाइप वर्टिकल होता है, और अगर वन डायमेंशनल वॉल्व नहीं रखोगे तो पानी नीचे गिर जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 1D वॉल्व यूज करते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप चाहते हैं कि पानी के प्रवाह की दिशा विपरीत दिशा में ना होकर एक ही दिशा में हो, तो आपको निम्न में से किस वॉल्व का उपयोग करना चाहिए? वन डायमेंशनल वॉल्व का यूज करना चाहिए। और वन डायमेंशनल वॉल्व कौन है? रिफ्लक्स वॉल्व है। कौन सा है? रिफ्लक्स वॉल्व है। तो वन डायमेंशनल वॉल्व कौन सा है? रिफ्लक्स वॉल्व जो है वो आपका वन डायमेंशनल वॉल्व होने जा रहा है, ठीक है? चलिए आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाइड्रोलिक लिफ्ट बेस्ट रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हाइड्रोलिक लिफ्ट सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन क्या है? सही है, सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन है पास्कल लॉ के लिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट हम लोग किस वजह से यूज करते हैं? पास्कल लॉ पे यूज करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये देखो, ये इस तरह से होता है। अगले पेज पे मैं बताऊं आपको। यहां पे हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी कॉन्सेप्ट पे यूज होता है। अब इसमें कोई लिक्विड भर दिया गया, ठीक है? अब पास्कल लॉ ये कहता है कि एक ही लेवल पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? एक जैसा होगा। तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर क्या होगा? एक जैसा होगा। अब आपने यहां पे कोई एक बड़ा सा वॉल्व लगा रखा है, ये वेट हैवी लगा रखा है, ये W है, और यहां पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा? वेट अपॉन एरिया, मतलब दोनों जगह का प्रेशर बराबर होना चाहिए। यहां का प्रेशर क्या होगा? वेट अपॉन एरिया। इसका एरिया A मान लो, इसका एरिया स्मॉल a मान लो आप। तो वेट अपॉन एरिया, वहां पे क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन स्मॉल a। अब फोर्स क्या हो गया? ये हो गया स्मॉल a अपॉन कैपिटल A और W। चूंकि आपको पता है कि स्मॉल a कैपिटल A से छोटा है, इसलिए F की वैल्यू W से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। F की वैल्यू W से छोटी हो जाएगी, यानी स्मॉल फोर्स लगा के आप भारी वेट को उठा सकते हो। यहाँ पे स्मॉल फोर्स लगाओगे, ये भारी वेट उठा देगा। यही हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और ये क्या है?
प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये कौन सी बात है, पास्कल्स लॉ, कि स्टैटिक फ्लूइड में जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो एक ही लोकेशंस पे एक जैसा होगा। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके एप्लीकेशंस पे काम करता है, पास्कल लॉ पे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब ये पढ़ो आप, दो लिक्विड हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम S1 और S2 है, ठीक है। What should be the relation between their mass density D1 and D2 respectively? देखो ये S क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, मैं आगे बताऊं आपको। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है S से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो S से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो होता है वॉल्यूम अपॉन मास। अच्छा, डेंसिटी को D बोल रहा है क्वेश्चन, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप देख पा रहे हैं कि जो D है वो उल्टा है स्पेसिफिक वॉल्यूम का, या जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो उल्टा है D का। तो अगर मैं कहूं कि D1 बाई D2 तो कहोगे आप S2 बाई S1। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि S1 छोटा है S2 से, अगर S1 छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, S1 छोटा है S2 बड़ा है तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई। तो D1 जो है वो D2 से बड़ा हो गया, D1 D2 से बड़ा हो गया। जब D1 D2 से बड़ा हो गया तो हमारे पास सही जवाब क्या है, ए वाला ऑप्शन है। D1 D2 से बड़ा हो जाएगा तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो 61 का जो क्वेश्चन नंबर पेपर में था उसका सही जवाब ए हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। देखो, यू हैव टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी into the hydrodynamic energy, which of the following should be the used to perform the above operation? अगर हाइड्रोलिक काइनेटिक एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में हमें कन्वर्ट करना है, यानी वेलोसिटी को आपको यूज करना है प्रेशर वाले फॉर्म में, तो सबसे सही जो पंप यूज होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो करेक्ट जवाब इसका क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देखो आप, इस सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, लेट द फोर्स बी गिवन बाय F एंड द डिस्प्लेसमेंट बाय D इफ द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर मॉडिफाइड सच दैट F becomes 2F and D becomes 3D, find the final value of energy in such a situation। देखो ध्यान से समझो, हिंदी में पढ़ रहा हूं। मान लें कि बल F के द्वारा विस्थापन D हो रहा है, ठीक है, और बल और लंबाई के मानों को इस प्रकार से संशोधित किया जाए कि F और 2F हो गया और विस्थापन 3D हो गया। तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा का अंतिम मान ज्ञात करें। ऊर्जा क्या होगी, यहां पर जो वर्क करोगे वही क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी। तो वर्क जो है वो ऊर्जा हो गई है, तो वर्क का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बल और विस्थापन के साथ संबंध क्या होता है, ऊर्जा के लिए बात करो, एनर्जी के लिए बेटा बात करोगे तो एनर्जी यहां पर हो जाएगी वर्क। वर्क क्या होता है, एनर्जी होता है, तो एनर्जी हो गया वर्क, और वर्क हो गया बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वर्क हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये पहली बार था, दूसरी बार क्या हो जाएगा, फोर्स 2 गुना हो गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें आप, क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर्स F जो है वो 2F हो गया, विस्थापन जो है D के बदले में 3D हो गया। तो अब देखो जरा आप, फोर्स हो गया 2F और विस्थापन हो गया 3D,
कैपिटल डी लिखा हुआ है तो हम लोग भी कैपिटल लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 6 हो गया, एफ और डी हो गया, तो ये क्या हो गया 6FD हो गया। क्या हो गया 6FD हो गया। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा 6FD। ठीक है, तो करेक्ट जवाब इसका क्या हो जाएगा 6FD। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो कि सी ऑप्शन है यहां पर। अब यहां पर ध्यान से पढ़िए और इनमें से बताइए कि करेक्ट कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, कंसीडर द गिवन पेयर, आइडेंटिफाई द पेयर विच इज करेक्टली मैच। हिंदी भी मैं एक बार पढ़ ले रहा हूं। दिए गए युग्म यानी जोड़ों पर विचार कीजिए, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो सही सुमेलित होता है, जो सही पेयर हो जा रहा है। ठीक है, चलो देखो आप, चेक वाल्व। चेक वाल्व क्यों यूज किया जाता है, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप इन ऑल डायरेक्शन। नहीं, ऑल डायरेक्शन में नहीं, यूनि डायरेक्शन के लिए चेक वाल्व यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला ऑप्शन गलत हो गया। सर्ज अरेस्टर जो होता है, कंट्रोल ऑफ वाटर हैमर इन द पाइपलाइन। बिल्कुल सही बात है। सर्ज अरेस्टर क्या करेगा, आपको पता है कि सर्ज टैंक हम लोग यूज करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जिससे हमारा जो वाटर हैमर प्रोड्यूस हो रहा है वो रिड्यूस हो जाए। तो वाटर हैमर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग सर्ज टैंक यूज करते हैं। तो सर्ज अरेस्टर जो हो जाएगा वो क्या करेगा, वाटर हैमर को कंट्रोल करेगा। वाटर हैमर कंट्रोल होगा तो हमारा पाइप फटने से बचेगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा, एक्स्ट्रा शॉक प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एयर वाल्व जो होता है वो कंप्रेस्ड एयर हम लोग वहां पे रखते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप में बेसिकली, ताकि वाटर की कमी हो तो उसको सप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो ये एयर वाल्व हो गया। ठीक है, तो बाकी आप समझ पा रहे हैं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Identify the statement from the given option that correctly describe the total efficiency of centrifugal pump। देखो ध्यान से, दिए गए विकल्पों में से उस कथन की पहचान करें जो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की कुल क्षमता का सही सही वर्णन करता हो। मैं आपसे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में थोड़ा सा बात कर ले रहा हूं। देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता क्या है, होता है आपके पास होता है मैकेनिकल पावर, जिसे आप कहते हो सैफ्ट पावर। ये सैफ्ट पावर कन्वर्ट होगा कहां पे, इंपेलर पावर के पास। अब ये पावर कन्वर्ट होगा कहां पे, वाटर पावर के पास। ठीक है, अब यहां पे एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी, और यहां पे एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनोमेट्रिक इफिशियंसी। ठीक है, तो जो मैकेनिकल इफिशियंसी हो जाएगी वो हो जाएगी इंपेलर पावर अपॉन सैफ्ट पावर, क्योंकि हमारे पास इनलेट पे कौन सा पावर है, सैफ्ट, फिर वो इंपेलर पावर, फिर वो वाटर पावर। और हमारे पास मैनोमेट्रिक इफिशियंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी वाटर पावर अपॉन इंपेलर पावर। मगर एक नया इफिशियंसी आता है जिसको आप बोलते हो ओवरऑल इफिशियंसी। क्या बोलते हो, ओवरऑल इफिशियंसी। तो जो ओवरऑल इफिशियंसी हो जाएगा, ओवरऑल पंप अगर देखो आप, तो एंट्री करते समय आपके पास है सैफ्ट पावर और बाहर निकलते समय आपके पास है वाटर पावर। तो ये हो जाएगा वाटर पावर अपॉन सैफ्ट पावर। आउटलेट पे क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ना, तो वाटर पावर आउटपुट हो गया, इनपुट पावर क्या हो गया, सैफ्ट पावर। ठीक है, अब देखो इसी बात को आप वाटर पावर यहां पे इंपेलर पावर से डिवाइड कर लो, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो आप जब इंपेलर पावर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मैकेनिकल इफिशियंसी। ध्यान से देख लो फिर से आराम से, ये वाटर पावर है, मैंने क्या किया, वाटर पावर अपॉन कर लिया इंपेलर पावर, और फिर से क्या किया, इंपेलर पावर अपॉन सैफ्ट पावर। ये देखो इंपेलर पावर कट जाएगा, वाटर पावर अपॉन सैफ्ट पावर, पुराना वाला मिल गया। वाटर पावर अपॉन इंपेलर पावर मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी है,
क्या है, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी है, और इम्पेलर पावर अपॉन शाफ्ट पावर मैकेनिकल इफिशियंसी है। तो ओवरऑल इफिशियंसी जो हो जाएगा वो मैनोमेट्रिक इफिशियंसी और मैकेनिकल इफिशियंसी हो जाएगा। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है टोटल इफिशियंसी किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए क्या होगा। द रेशियो ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय मैनोमीटर, मैनोमेट्रिक हेड एंड प्रोपेलर पर, ये गलत हो गई, पर न्यूटन ऑफ वाटर गलत हो गया। द रेशियो ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द पंप एंड द एनर्जी अवेलेबल एट द इम्पेलर, इम्पेलर के पास जो एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, इम्पेलर पावर कहलाएगी, और वही कन्वर्ट होगा किसमें, वाटर पावर में। तो हमारे लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो सही जवाब हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल इफिशियंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इम्पेलर के आउटलेट पर क्या इफिशियंसी पावर है, और इनलेट पे जो कि शाफ्ट पावर है वो आपने क्या प्रोवाइड किया है। शाफ्ट पावर को ही आप एनर्जी इनपुट भी कहते हैं। तो सही जवाब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 116 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल पे। 118 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन ध्यान से देखें। A container was given with a liquid of volume 2 liter. When the container was weighted, it was found to be 3 Newton. Find the specific volume of the liquid. देखो ये सवाल थोड़ा सा सिविल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि बच्चे कई बार स्पेसिफिक वॉल्यूम छोड़ के जाते हैं। ठीक है ना, वो पढ़ते क्या है, डेंसिटी पढ़ते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ते ही नहीं है। बट हाँ ठीक है, देखते हैं। आपके पास वॉल्यूम दिया गया है 2 लीटर और वेट दिया गया है 3 न्यूटन। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2 लीटर। क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 लीटर को 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब? जी सर, क्योंकि 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होता है, जिसको आप 10⁻³ भी कहते हो। ठीक है, अच्छा इसका वेट कितना दिया हुआ है, 3 न्यूटन का वेट दिया है। स्पेसिफिक वॉल्यूम बताना है। ठीक है, चलो तो वेट जो है वो 3 न्यूटन का दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। अब आप देखो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, चलिए स्मॉल v से दिखा देते हैं, ये होगा वॉल्यूम अपॉन मास। अभी हम लोग पीछे भी बात किए थे। और आप ये देखो कि वेट जो है वो होता है mg। तो वेट की जगह आपने क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। m नहीं पता है, g की जगह चलो 10 मान लेते हैं। तो m कितना हो गया, 0.3 kg। m कितना हो गया, 0.3 kg। अब यही बात रख लो, ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ और ये हो गया 0.3 इंटू 10⁻0.3 है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20/3 हो गया। 20/3 का मतलब 6.67 इंटू 10⁻³ यूनिट जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मीटर क्यूब पर केजी। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया। ठीक है, या लीटर में आपके पास है तो लीटर के लिए देख लो, लीटर में है ना सारी वैल्यू, तो लीटर के लिए देख लो आप। तो लीटर के लिए अगर आप बात करोगे तो ये लीटर हटा दोगे आप, तो ये हो जाएगा 6.67 लीटर पर केजी, मीटर क्यूब हटा दिया। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 6.54। तो सही जवाब यही हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आंसर आया है 6.67, आप कह रहे हो 6.54। तो बच्चा एक बात ध्यान रखो, इस सवाल में आपने g का मान 10 रखा है, तो आंसर आया है 6.67। g का मान कितना रखा है, 10, तो 6.67 आया। अगर यही 10 के बदले में 9.8 रखा जाए, कितना रखा जाए, 9.8 रखा जाए, तो ये वैल्यू थोड़ी सी कम आ जाएगी, और थोड़ा सा ही तो कम है,
6.54। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6.54। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो आज का क्वेश्चंस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस थे उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस कर लिया, चीजों को समझ लिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीजें सफिशिएंट है। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, अपने लेवल पे भी एमसीक्यू लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जरूर लगाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल 2.0। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी आपका सुधरेगा और क्वेश्चंस भी आपका तैयार होगा। तो उसी क्रम में आज हम लोग लेकर आए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्जाम हुआ था 16 अप्रैल 2022 को। तो 16 अप्रैल 2022 को एग्जाम हुआ था, उसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक के लिए, एफएम, हाइड्रोलिक मशीन और ओपन चैनल फ्लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पढ़िए। जब भी आप क्वेश्चंस देखो तो आराम से क्वेश्चन को पॉज करो, उसको खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद अटेम्प्ट करो, देखो फिर सोल्यूशन। देखो क्या है, you have a container filled with liquid up to the mark of 2 liter. The weight of the fluid is observed to be 6.2 Newton. तो आपको बताना है करेक्ट स्पेसिफिक वेट क्या होगा। ठीक है, मैं आपसे बात कर लूं थोड़ा सा स्पेसिफिक वेट के बारे में, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। जो स्पेसिफिक वेट होता है वो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। यूनिट अगर हम लोग बात करें तो यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, या कई बार आप इसको स्पेसिफिक वेट को रो इंटू जी भी कहते हो, क्योंकि वेट अपॉन वॉल्यूम लिखोगे तो वेट को आप लिखोगे एम इंटू जी और ये वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो रो इंटू जी ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बात करते हैं। तो रो इंटू जी भी आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, रो इंटू जी भी लिख सकते हो। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 2 लीटर आपके पास कोई लिक्विड है और जिसका वेट है 6.2। तो 2 लीटर आपके पास है और 6.2, तो 6.2 इसका वेट हो गया। 2 लीटर, लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए आपको ऐसे करना होगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है 1 लीटर जो होगा 10⁻³ मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो 2 लीटर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 3.1 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 3.1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो सही जवाब हो जाएगा 3.1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हालांकि आयोग ने मीटर क्यूब किसी ऑप्शन में नहीं रखा है, मगर उसने बाद में बताया कि मीटर क्यूब भी होना चाहिए। तो मीटर क्यूब आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो। ये हमारी टाइपिंग की गड़बड़ी नहीं है, ये आयोग की गड़बड़ी है, आयोग ने ही ऐसा लिख के भेजा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आराम से देखो। डिटरमाइन द स्पेसिफिक वेट, अगेन स्पेसिफिक वेट है, 100 लीटर वॉल्यूम है और मास 75 kg है, जी का मान 9.8 है। देखो सेम सवाल है, तो वॉल्यूम 100 लीटर है तो इसको आप 0.1 मीटर क्यूब भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी अभी आपने कहा कि जो स्पेसिफिक वेट है स्मॉल w या गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, w अपॉन वॉल्यूम होता है या रो इंटू जी भी होता है। तो w कितना दिया हुआ है, रो इंटू जी भी लिख सकते हो आप। ठीक है, या m इंटू जी अपॉन वॉल्यूम भी लिख सकते हो आप। तो m की वैल्यू कितनी है 75, g की वैल्यू मैं 10 ले रहा, लगभग 10 मान लो आप। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 100 लीटर यानी 0.1, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 75 00 हो जाएगा ना,
न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू से थोड़ी छोटी वैल्यू होगी, क्यों? क्योंकि जी का मान 9.8 के बदले में आपने 10 रखा है, तो 10 के हिसाब से जो वैल्यू आएगी और 9.8 के हिसाब से जो वैल्यू आएगी, तो 9.8 की वैल्यू थोड़ी सी छोटी होगी। तो सही जवाब होगा 75 न्यूटन पर मीटर क्यूब से जो छोटा होगा। तो देख लो आप, थोड़ा सा छोटा कर लो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये सही हो गया। तो बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन करना है आपको। जी की वैल्यू 9.8 रखने जाओगे तो खेल बदल जाएगा, टाइम आपका बहुत बर्बाद होगा, इसलिए आपको इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है मास डेंसिटी ऑफ ऑयल। देखो रो की वैल्यू दी गई है 530 केजी पर मीटर क्यूब, मास डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही बात है। तो जो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वन फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हो गया 530 और वाटर की डेंसिटी आपको पता है कि 1000 होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.53। और ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो यहां कोई डायमेंशन का खतरा नहीं है। तो सही जवाब हो गया 0.53। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला सवाल देखो आप, बिल्कुल आराम से चलना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करो और अच्छे से सॉल्व करो। एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है म्यू डेल यू बाई डेल वाई। अगले पेज पे मैं बात करता हूं। चलो, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे टाउ म्यू डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, टाउ का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। म्यू का यूनिट नहीं पता है। वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। डेल वाई यानी मीटर। अब आप देखो तो आप कहोगे सर मीटर और मीटर चला गया, क्या कहोगे कि मीटर और मीटर जा चुका है। ठीक है, सेकेंड बचा नीचे, इधर भेज दिया, तो ये हो गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दूसरे कलर को यूज कर रहा हूं मैं, तो म्यू का यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकेंड और मीटर स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन को आप एक यूनिट ये हो गया, न्यूटन को आप लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है? सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो अब देखो ये मीटर मीटर चला गया, ये सेकेंड सेकेंड चला गया, तो केजी पर मीटर पर सेकेंड हो गया। एक यूनिट ये भी हो गया, और एक यूनिट केजी के बदले में ग्राम लिख लो, मीटर के बदले में सेंटीमीटर लिख लो, और सेकंड के बदले में सेकंड, ये भी हो गया। इसको आप बोलते हो पॉइस। क्या बोलते हो? पॉइस। तो ये आपका एसआई यूनिट हो गया, ये आपका एमकेएस हो गया, और ये आपका सीजीएस हो गया। ठीक है, और आपको ये भी पता है, ये भी पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर 1 केजी पर मीटर पर सेकेंड, और ये बराबर होगा 10 पॉइस के। ये भी आपको पता होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ml पावर -1 और t पावर -1, m के s के पास से जाके। तो ये सारी वैल्यू आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो देखो आप, तो डायनेमिक विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या हो गया? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी रहता केजी पर मीटर पर सेकेंड, तो ये भी डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट, मगर इसको क्लिक मत करना, इसको करना, क्योंकि ये कौन सा यूनिट है? एमकेएस। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? एसआई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई में, तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना। आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है तो बहुत दुख होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द विंड स्पीड? विंड की स्पीड को जानने के लिए
आप किसको यूज करते हो? वेंचुरी मीटर क्या होता है? डिस्चार्ज नापने के लिए यूज होता है। एनेमोमीटर क्या होता है? विंड की स्पीड नापने के लिए यूज होता है। तो सही जवाब हो जाएगा एनेमोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए यूज होता है। ठीक है। और जाइलोमीटर क्या होता है? ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, लकड़ी का, वुड का स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए यूज होता है। तो सही जवाब हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। एनेमोमीटर किसके लिए? विंड की वेलोसिटी को मेजर करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ऐसे क्वेश्चन एक बार और आ चुके हैं। You are given two fluid F1 and F2 having density D1 and D2 और D1 D2 से बड़ा है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम S1 SV1 SV2 के बारे में बताना है। तो आपको पता है ये बात कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो होगा वॉल्यूम अपॉन मास, और जो डेंसिटी है जिसको D से क्वेश्चन बोल रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो होगा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो डेंसिटी जो है वो उल्टा हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम का, डेंसिटी जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम का उल्टा हो गया। तो D1 by D2 स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 हो गया। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 हो गया, और आपसे बोला गया D1 की वैल्यू D2 से बड़ी है। अच्छा, D1 D2 से बड़ा होगा तो ये वाला ऑप्शन देखो आप, D1 D2 से अगर बड़ा होगा तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 से बड़ा हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम, देखिए क्या आया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 बड़ा हो जाएगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 कहां पे बड़ा है? कौन से ऑप्शन में? पहले वाले ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी का आपको रेशियो पता होना चाहिए। अगला सवाल देखें आप। कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट डिपिक्टिंग द करेक्ट रिलेशनशिप। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें और सही संबंध दर्शाने वाले कथन को पहचानें। एसआई सिस्टम में सरफेस टेंशन का यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है। सही बात है कि गलत? सरफेस टेंशन होता है टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। विजिबल है? जी हाँ, विजिबल है। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर। क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर, एसआई यूनिट। तो सही जवाब हो गया ए। ठीक है। फोर्स का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गलत हो गया, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर गलत हो गया, पावर का न्यूटन पर मीटर ये गलत हो गया, सारे ऑप्शंस गलत हो गए। सही जवाब ए ऑप्शन। बिल्कुल आराम से देखेंगे, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही प्यारा सवाल है। आइडेंटिफाई द एक्यूरेट प्रॉपर्टी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड दैट फ्लो थ्रू अ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब कोई पाइप वगैरह में फ्लो कर रहा है, खुले में नहीं फ्लो कर रहा है। ठीक है। एक बाधा, देखो लिखा हुआ है, एक बाधा के माध्यम से बहने वाले, बाधा मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि ऐसे ही फ्लो करेगा, तो यानी एक कंडक्ट है, एक क्लोज सिस्टम है। बहने वाले असंपीड्य तरल को सटीक गुणों की पहचान करिए। वेलोसिटी और प्रेशर में पूछ रहा है बात, अगले पेज पे मैं समझाऊंगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए आप बर्नौली इक्वेशन यूज कर सकते हो? जी सर, बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो बर्नौली इक्वेशन यूज किया जा सकता है, दैट इज द P by rho g प्लस V स्क्वायर बाई 2g प्लस Z बराबर कांस्टेंट। तो यहां पे P by rho g डेटम अगर फिक्स है, डेटम पे बात नहीं कर रहे हैं, तो V स्क्वायर बाई 2g बराबर कांस्टेंट। ये इस इक्वेशन को लिखने में क्या क्या एजम्पशंस है कि पहला आपने बोल दिया डेटम कांस्टेंट है, दूसरा स्टडी फ्लो है, तीसरा
फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन है, फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन है। चौथा इनकम्प्रेसिबल है। पांचवा इररोटेशनल है। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक बेसिक एजम्पशंस है। और इनविसिड भी है। इनविसिड मतलब विस्कोसिटी। तो इनकम्प्रेसिबल के लिए ये लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, अगर फ्लो के दौरान ये दोनों मिलकर कांस्टेंट है, तो अगर फ्लो के दौरान प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटना पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तभी तो कांस्टेंट बन पाएगा। और अगर फ्लो के दौरान प्रेशर घटा तो वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा। यानी प्रेशर और वेलोसिटी एक साथ नहीं बढ़ रहे होंगे फ्लो में, या तो प्रेशर बढ़ेगा वेलोसिटी घट जाएगा, या वेलोसिटी बढ़ेगा प्रेशर घट जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंक्रीज प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, गलत हो गया। नो रिलेशनशिप। वेलोसिटी इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज, गलत हो गया। वेलोसिटी इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, सही जवाब क्या हो गया बेटा? डी ऑप्शन। वेलोसिटी बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, या प्रेशर बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगा, प्रेशर घटेगा वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, बर्नौली इक्वेशंस आपने यूज कर लिया है। चलो भाई, आप देखो ये सवाल आ गया है, अगले पेज पे मैं करूंगा, मगर पहले सुन लो सवाल को अच्छे से देख लो। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑन अ सर्कुलर प्लेट ऑफ डायामीटर, डायामीटर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, 2.5 मीटर, हेल्ड वर्टिकली इन वाटर विथ इट्स सेंटर 4 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। देखो ध्यान से बेटा, बिल्कुल आराम से। क्या आपके पास एक वर्टिकल सर्कुलर प्लेट है? जी सर। फ्री सरफेस से इसके सेंटर की गहराई 4 मीटर है। जी सर। डायामीटर इसका 2.5 है। जी हाँ, डायमीटर कितना है? 2.5। अब देखो, अब इसी को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो जो प्रेशर फोर्स होगा वो क्या होगा? रो जी एच बार इंटू एरिया, और एच बार क्या होगा? सेंटर से फ्री सरफेस से सेंटर की गहराई। तो ये हो गया एच बार। क्या वाटर ही दिया हुआ है सवाल में? वाटर दिया हुआ है तो ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो वाटर की डेंसिटी आपको पता है, वाटर की डेंसिटी हो गई 10 टू द पावर 3, जी को लगभग 10 मान लो, एच की वैल्यू 4 हो गई है, एरिया हो गया है π/4 डी का स्क्वायर। ये अब देखो, ये 4 गया। ठीक है, 10 टू द पावर 3 को हटा दो, क्योंकि किलो न्यूटन में है ना, किलो न्यूटन में है, तो 10 टू द पावर 3 को हटा दिया हमने। अब देखो, ये 10, ये पाई, ये 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर 625 होता है ना, तो ये 6 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, और पाई किलो न्यूटन। इसको 3 मान लो, अगर इसको 3 मान लिया जाए, 3 से हालांकि थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा क्या? इसको 22/7 कर लो, पाई को 22/7 कर लो, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, यही सब कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसको कर लो, ये लगभग 7 9 63 हो जाएगा ना, 62.5 है, तो लगभग 9 कर लो, तो 22 और 9 कितना हो जाएगा? और कुछ बच गया क्या? नहीं बचा। रो जी एच बार π/4 डी स्क्वायर। ठीक है, तो 9 और 2 18 हो गया। ठीक है, और 9 और 2 18, और 1 19 हो गया किलो न्यूटन। वैल्यू इससे थोड़ी छोटी आएगी ना, 198 नहीं आएगा, 198 से थोड़ा छोटा आएगा। ठीक है, तो 198 नहीं होगा, ये तो बड़ी वैल्यू हो गई, ये नहीं होगा, 198 से थोड़ा सा छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? लॉजिक समझ लो। पहली बात यह है कि आपने जी की वैल्यू 10 रखी है, रखनी चाहिए थी 9.8, इसलिए छोटा होगा। आपको यहाँ पे 63 रखने पर 9 मिलेगा,
62.5 है तो 9 से थोड़ी वैल्यू छोटी हो गई, तो इस वजह से आपका आंसर क्या आएगा, 198 से छोटा होगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर 198 से बड़ा हो गया, तो करेक्ट आंसर ये हो गया। घर पे कैलकुलेटर से एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो अगला सवाल, बिल्कुल आराम से बिना जल्दीबाजी के हमें आगे चलना है। देखो ये सवाल, एक रेक्टेंगुलर चैनल है, 2 मीटर डीप है, 6 मीटर वाइड है, वेलोसिटी दिया हुआ है, डिटरमाइन द डिस्चार्ज। देखो इससे सरल सवाल आपको ओसीएफ में नहीं मिलेगा। दो मीटर डीप है, 6 मीटर वाइड है, वेलोसिटी कितनी दी गई है, 2 मीटर डीप है, 6 मीटर वाइड है, वेलोसिटी है 2.58, ठीक है, वेलोसिटी है 2.58। तो बस डिस्चार्ज पूछा है ना, डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, तो एरिया कितना हो गया 2 इंटू 6, वेलोसिटी हो गया 2.58 ना, तो ये 6 दूनी 12 हो गया, और 2.5 ही मान के चलो, 8 को हटा दो, तो 2.5 का मतलब हो गया 12, 24, 24 6 30, तो 30 से वैल्यू ऊपर आएगी नीचे आएगी, ऊपर आएगी सर। यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो 30 से वैल्यू थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, 30 से वैल्यू थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, ये देखो डी वाला ऑप्शन जाएगा। तो थोड़ा सा जुगाड़ लगाओगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करोगे, तो बिना कैलकुलेटर के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। बट अगर आप सिर पर हाथ पकड़ के बैठ जाओगे कि अरे यार एग्जाम में न्यूमेरिकल दे दिया, कैसे करेंगे, कैलकुलेटर भी नहीं दिया है, तो फिर सवाल नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से चीजें समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। Name the device that measure the difference of pressure between any two points। देखो ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, आप लाए, इसको इधर से कनेक्ट कर दिया, इसको इधर से कनेक्ट कर दिया, इसमें कोई लिक्विड भर दिया जो कि इस तरह से हो गया, ठीक है। और ये डिवाइस, ये पाइप 1 है, ये पाइप 2 है, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ऐसी डिवाइस कब यूज कर, नाम बताना है, उसका नाम बताना है, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर क्या होगा कि ये पाइप है, इसको लाके आपने इसको इस तरह से ऐसे लगा दिया, ये क्या हो जाएगा, सिंपल मैनोमीटर। पीजोमीटर क्या होता है, या सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। पीजोमीटर ये ओपन एंड होता है, ये इस तरह से, ये पीजोमीटर है, ये क्या है, पीजोमीटर, ठीक है। ये क्या है, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप टू टर्बाइंस कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर्स। देखो सर, ये आपने बनाया डैम, ये आपने क्या बनाया, डैम, यहां से पाइप ले गए और ये टरबाइन के ऊपर आपने इसको गिरा दिया, ठीक है, यहां से पानी इकट्ठा कर लिया, ये डैम लगा दिया। तो ये जो पाइप में पानी जा रहा है वो कौन कौन सा हेडर है, ये हाइड्रोलिक्स भी है और हाइड्रोडायनेमिक भी है, तो इसका सही आंसर बी और सी दोनों होगा। आयोग ने जो आंसर दिया है वो बी और सी दोनों दिया है, और दोनों आंसर होगा भी। तो इस सवाल में जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है उनको भी पूरे नंबर मिले हैं, जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है उनको भी पूरे नंबर मिले हैं। तो सवाल का सही जवाब प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बी और सी दोनों होगा, बट एग्जाम में बी मारोगे तो भी आंसर मिलेगा और सी मारोगे तो भी आंसर मिलेगा। Choose the type of flumes which are designed to form a hydraulic jump on downstream side। किसी स्ट्रक्चर के डाउनस्ट्रीम साइड में अगर आपको जंप लाना है तो आप स्टैंडिंग वेव का यूज करते हो। किसका यूज करते हो,
स्टैंडिंग वेव का यूज करते हो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखो, स्पेसिफिक वेट से बहुत सवाल आ रहा है, तो जो आपका पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उससे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, आपके डेफिनेशन से सवाल मिलेंगे। फाइंड आउट, इस सवाल में खास बात यह है ना कि ये 2 लीटर ऐसे लिखा है कि बच्चे कई बार इग्नोर कर देते हैं, पढ़ ही नहीं पाएंगे। 2 लीटर ऑफ लिक्विड, वेट 8 न्यूटन। तो स्पेसिफिक वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट दिया हुआ है 8, वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, लीटर को आप 10⁻³ कर सकते हो, ये 4000 हो गया, न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया, या इसी को आप 4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हो। अब देख लो क्या जवाब है ऑप्शन में। तो 4000 है ना, 4000 है, तो 4000 पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और है और बहुत ही आराम से प्यार से करेंगे। Which of the following law state that the pressure applied in confined incompressible fluid gets transmitted throughout the liquid without change in all direction? किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर की इंटेंसिटी होती है वो सभी डायरेक्शंस में एक समान होगी, ऐसी बात कहने वाली कौन सी स्टेटमेंट है? पास्कल लॉ। कौन सा स्टेटमेंट है? पास्कल लॉ। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर की इंटेंसिटी होती है सभी डायरेक्शंस में एक समान होगी, ऐसी बात कौन कह रहा है? पास्कल लॉ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पास्कल लॉ। तो 140 का क्वेश्चन नंबर का सही जवाब बी ऑप्शन। Which of the following value of Reynolds number indicate the flow is laminar? शायद बात हो चुकी है बट एक बार फिर से मैं बोल देना चाहता हूं, अगर रेनॉल्ड नंबर पाइप का केस है और 2000 से कम है, ठीक है, तो वो लैमिनार होगा। 4000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट होगा, 2000 से ज्यादा और 4000 से कम है तो वो ट्रांजिशन होगा। तो ये कंडीशन है लैमिनार का, ये कंडीशन है ट्रांजिशन का, और ये कंडीशन है टर्बुलेंट का। तो लैमिनार है तो क्या होगा? 1200। ये 5000 और 8000 किसके कंडीशन है? टर्बुलेंट के। ये 3000 किसके हैं? ट्रांजिशन के। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सारा सेट का क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। अभी तक यूपी SSC जेई के इतिहास में 8 पेपर हुए हैं और 6 पेपर का हम लोगों ने सोल्यूशन करा लिया। 2 पेपर में फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन और ओपन चैनल फ्लो नहीं आए हुए थे, तो इसलिए वो 2 पेपर मैं नहीं करा रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूपी SSC के इतिहास में जितने भी पेपर हुए हैं उसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन और ओपन चैनल फ्लो के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का एनालिसिस हो चुका है। आप खुद से भी तैयारी करते रहिए, जी जान लगा दीजिए, बस सारी दुनिया को भूल के यही डिसाइड कर लो कि इस बार जो वैकेंसी आई है उसे हमें क्रैक करना है, और पढ़ाई करते रहिए मन लगा के। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे, हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।